दोस्तों आए दिन आप लोग वेब सीरीज़ वगैरह देखते ही रहते हैं और जो वेब सीरीज़ बनती हैं ये कहीं ना कहीं रियल लाइफ से इंस्पायर भी होती है। क्योंकि आज की जो कहानी दोस्तों मैं आप लोग को सुनाऊंगा, इस कहानी के अंदर जो सब कुछ हुआ ये कहीं ना कहीं आप लोगों को वेब सीरीज़ के अंदर ही देखने को मिलता है। दरअसल दोस्तों बात करें अगर आज की इस कहानी की, तो आज की इस कहानी की शुरुआत होती है पंजाब के मनसा से। पंजाब के मनसा में एक परिवार के अंदर बिल्लू नाम के एक लड़के का जन्म होता है। अब जो बिल्लू था बचपन से ही ऐसा था कि परिवार को भी लग जाता है कि जो बिल्लू है इसके चालो चलन ठीक नहीं है, इसकी आदतें ठीक नहीं है। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है कि पूत के पाँव पालने में ही नज़र आ जाते हैं। आप इस बात का अंदाज़ा इस चीज़ से लगा सकते हैं कि जब बिल्लू की उम्र 8 साल की हुई थी तो इसके परिवार वालों ने इसे घर से निकाल दिया था और इससे कहा था कि तुम जहाँ चाहो वहाँ काम करो, जहाँ जाओ तुम्हारी मर्जी, लेकिन घर वापस लौट के कभी मत आना। अब बिल्लू जो था वो घर से तो निकलता है, उसके बाद में कभी दिल्ली जाता है, कभी पंजाब जाता है, कभी हरियाणा जाता है। इसी तरीके से काम काज करता रहता है। आखिरकार बिल्लू की उम्र 18 वर्ष के आसपास हो जाती है। अब जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तो बिल्लू सोचता है कि एक बार चलो ठीक है घर जाना चाहिए। बिल्लू उसके बाद में घर पहुंचता है। एक परिवार 18 साल से भले ही उसने अपने बच्चे को गुस्से में घर से बाहर कर दिया था, लेकिन जब 18 साल की उम्र में जवान होकर वो बेटा घर लौटता है तो परिवार वाले भी उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब परिवार वाले बिल्लू को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद में बिल्लू जो था परिवार वालों के साथ में रहना शुरू करता है, हंसी खुशी ज़िंदगी बिताना शुरू करता है। थोड़ा समय परिवार वालों के साथ में गुजरता है। अब परिवार वालों को लगता है कि चलो बिल्लू की शादी कर देनी चाहिए। उसके बाद में ये लोग बिल्लू की शादी करते हैं। बिल्लू की शादी होती है, थोड़ा समय गुजरता है। इसको 4 बेटियां होती हैं और 2 बेटे होते हैं। यानी परिवार देखें बिल्लू का तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका था। अब इस बीच में ऐसा कुछ होता है कि बिल्लू की जो पत्नी होती है उस पत्नी की सडनली मौत हो जाती है। अब जब पत्नी की मौत होती है तो बिल्लू जो था वो एकदम से अकेला पड़ चुका था। एक तरफ परिवार को पालने पोषने की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, क्योंकि 6 बच्चे उनकी भी एक बड़ी जिम्मेदारी होती है। साथ के साथ उन्हें खाना देना, उनके कपड़ों का इंतज़ाम करना सब एक पुरुष के ऊपर ही आ चुका था। तो ऐसे में बिल्लू के लिए ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में बिल्लू जो है वो हरियाणा का रुख करता है और हरियाणा में एक जगह पड़ती है टोहना, और इसी टोहना में आकर ये एक मिठाई की दुकान करता है। वहाँ पर जलेबी, बालूशाही, इमरती ये सारी चीज़ें बनाता है। अच्छा, धीरे धीरे जो बिल्लू था इसकी दुकान भी अच्छी चलने लगती है, ठीक ठाक चलने लगती है। अब जब दुकान ठीक ठाक चलती है तो ये दुकान में थोड़ा सामान और एडजस्ट करता है, थोड़ा सामान और बढ़ाता है। अब बिल्लू की दुकान इतनी चलने लगी थी कि ये अपने परिवार का अच्छे तरीके से भरण पोषण कर सके। इसी बीच बिल्लू ने अपनी शादियों के, अपनी बेटों की जो शादियाँ थी वो भी इसी दुकान से पैसा कमा कमा कर की थी। उनको उनकी ससुराल भेजा था। सारी ही चीज़ें बहुत ओके तरीके से चल रही थी, सारी ही चीज़ें बहुत बढ़िया चल रही थी। लेकिन इसी बीच में बिल्लू की दुकान पर एक तांत्रिक आता है। अब वो जो तांत्रिक था जब बिल्लू की दुकान पे आता है तो वो बिल्लू से खाने के लिए कुछ मांगता है। अच्छा, जो बिल्लू था वो उसको खाने के लिए कुछ देता भी है कि चलो ठीक है बाबा ये खा लो। उसके बाद में तांत्रिक जो था बिल्लू के दिए हुए उस खाने को खाता है। साथ के साथ बिल्लू को वो कुछ बातें बताता है, कुछ मंत्र वगैरह सिखाता है। उसके बाद में वो तांत्रिक तो चला जाता है। लेकिन तांत्रिक के जाने के बाद में बिल्लू की दुकान के साथ में भी कुछ ऐसा होता है कि दुकान को ताला लग जाता है। बिल्लू भी अचानक से कहीं गायब हो जाता है। अब बिल्लू उस दुकान से गायब हो चुका था, किसी से उसकी कोई बात नहीं हुई। सालों का समय गुजर गया, तकरीबन 2 साल गुजर गए और इन 2 सालों में बिल्लू ने ना किसी से कोई बातचीत की थी, ना बिल्लू किसी को दिखाई पड़ा था और ना किसी का फ़ोन बिल्लू के पास पहुंचा था, ना बिल्लू का फ़ोन किसी के पास आया था। यानी बिल्लू 2 साल तक किसी के भी कोई टच में नहीं था और अचानक से वो कहीं रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। अब ये बिल्लू जो था जब 2 साल तक गायब रहता है तो इसको लोग भूलने भी लगे थे। लोग बिल्लू बाबा नाम का यहाँ पर कोई व्यक्ति जलेबी बेचा करता था, लोगों के जहन से वो नाम भी जा चुका था। लेकिन दोस्तों जैसे ही 2 साल का लंबा वक्त गुजरता है, ये जो बिल्लू बाबा होता है ये लौट कर आता है उसी जगह पर जहाँ पर इसकी मिठाई की दुकान थी। एंड वहाँ पर आने के बाद में अब चूँकि ये एक सिद्धि लेने के लिए गया हुआ था, जिस बाबा ने इसको बताया था, जो कुछ मंत्र सिखाए थे, उसकी वजह से ये यहाँ से गायब हुआ था। अब उसके बाद में लौट के आता है। लौट के आने के बाद में ये अपनी एक जगह बनाता है जहाँ पर इसे बैठना था। और उसके बाद में चूँकि जो गया था वो सिर्फ बिल्लू था, लेकिन अब जो लौट के आया था वो बिल्लू नहीं था बल्कि बिल्लू बाबा बन चुका था। अब बिल्लू बाबा के बारे में जब लोगों को पता चला, लोग अपना हाथ दिखाने के लिए बिल्लू बाबा को आने लगे। अब ये जो बिल्लू बाबा था, जो पहले महज एक बिल्लू था, बिल्लू बाबा बन गया था, तो ये लोगों को उनका भविष्य बताया करता था। लोग आते, दूर दूर से लोग आने लगे थे। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी आते जिन्होंने उससे पहले जलेबी तोड़ते हुए देखा था, पहले उन्हें मीठा बनाते हुए देखा था। अब वो बाबा बन गया था तो उनके जहन में एक सवाल भी था कि आखिरकार ये व्यक्ति क्यों बाबा बन गया है। कल तक तो जलेबी तोड़ा करता था, आज बाबा कैसे बन गया।
उसके बाद में वो लोग उस व्यक्ति यानी बिल्लू से पूछते भी हैं कि तुम बाबा कैसे बन गए, कल तक तो तुम्हारी मीठे की दुकान थी, उसके बाद तुम 2 साल तक गायब रहे, उसके बाद आकर तुमने यहाँ पर पूजा पाठ शुरू कर दी, अब तुम बाबा बन चुके हो। तो जो बिल्लू था ये बताता है कि दरअसल मैं गया था सिद्धि लेने के लिए, मुझे एक तांत्रिक बाबा मिले थे, उन्होंने मुझे अपने साथ किया था, 2 साल तक मैंने घोर तपस्या की और उसके बाद आकर मैं इस मुकाम पर पहुंचा हूं कि मुझे अब ये रियलाइज़ हो गया है कि ज़िंदगी जो है सब मोह माया है, ना कोई पैसे की ज़रूरत है, ना किसी चीज़ की ज़रूरत है, बस इंसान दिन भर भक्ति में अगर लीन रहे तो अपनी ज़िंदगी की नैया पार लगा सकता है। अब जो बिल्लू बाबा था उसकी इन बातों का प्रभाव लोगों के ऊपर कुछ ऐसा पड़ता है कि जो लोग बिल्लू बाबा के ऊपर पहले डाउट कर रहे थे अब वो बिल्लू बाबा की जय जयकार करने लगे थे। अब ये जो बिल्लू बाबा था दिन दुगनी रात चौगनी इसके कारोबार में तरक्की होती है, इसका एक फेसबुक पेज बनता है और फेसबुक पेज पे हज़ारों में इनके फॉलोवर हो जाते हैं। और हैरानी की बात ये थी कि बिल्लू बाबा के फॉलोवर्स में बहुत सारे ऐसे फॉलोवर्स थे जो फॉरेनर थे। अब धीरे धीरे इसकी जो एक तरीके से फ़ैन फॉलोइंग थी वो लगातार बढ़ती रहती है। अब वो एक छोटी सी जगह पर बैठा करता था, धीरे धीरे उसका आश्रम बन चुका था, यानी देश के अंदर टॉप बाबाओं की लिस्ट में ये बिल्लू बाबा आने लगा था। धीरे धीरे इसका आश्रम भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करने लगा था और बिल्लू बाबा बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका था। दूर दूर से लोग बिल्लू बाबा को हाथ दिखाने और लोग पूजा कराने के लिए बिल्लू बाबा के यहाँ पर पहुँचा करते थे। अब दोस्तों जैसे जैसे इस बिल्लू बाबा का रसूख बढ़ता है तो इसके नाम भी बदलने लगे थे, क्योंकि ये पहले जलेबी तोड़ा करता था तो लोगों ने इसका नाम जलेबी बाबा रख दिया था। अब जिस जगह पर ये रहा करता था उस जगह का नाम अमरपुरी पड़ चुका था, इसलिए लोग इसे अमरपुरी बाबा भी कहा करते थे। यानी इसके 3 नाम हो चुके थे, एक बिल्लू बाबा, एक जलेबी बाबा, एक अमरपुरी बाबा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है, इसकी फ़ैन फॉलोइंग ऐसे ही बढ़ती रहती है और उसके बाद में साल 2018 का वक्त आ जाता है। और दोस्तों इस साल 2018 के अंदर एक व्यक्ति वहीं के नज़दीकी पुलिस थाने पहुँचता है और पुलिस थाने पहुँचने के बाद में इस बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखाता है। वो व्यक्ति बताता है कि जो बिल्लू बाबा है, बिल्लू बाबा कहें या फिर जलेबी बाबा या फिर अमरपुरी बाबा, इस बाबा ने मेरी पत्नी का रेप किया है। अब जैसे ही ये बात पुलिस सुनती है तो पुलिस के लिए ये बात कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, क्योंकि अब तक बिल्लू बाबा लाखों दिलों पर राज कर रहा था। बिल्लू बाबा की फ़ैन फॉलोइंग इतनी थी कि बिल्लू बाबा के ऊपर अगर ऐसे ही हाथ डाल दिया जाए तो पुलिस को बहुत सारे विरोध का सामना भी करना पड़ सकता था। बिल्लू बाबा लोगों का भविष्य बता रहा था, बिल्लू बाबा लोगों की हाथ देखकर उनकी तकदीर बदल दे रहा था और बिल्लू बाबा के पास में ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में आया करते थे जिनके ऊपर भूत प्रेत या फिर किसी हवा का चक्कर हुआ करता था। दोस्तों आमतौर पे ये हवा का चक्कर, भूत प्रेत का चक्कर जो है वो हमारे ही देश के अंदर होता है, चाहे मुस्लिम कम्युनिटी हो या फिर हिंदू कम्युनिटी। दोस्तों बहुत सारे लोग पीर बाबाओं मौलवियों इन सारों लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं और उसके बाद में लोग जो है वो मोटा पैसा इन लोगों से भी कमाते हैं। अब दोस्तों जब बिल्लू बाबा की इस तरीके से शिकायत उस पुलिस थाने में पहुंचती है तो पुलिस कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर हो जाती है। बहरहाल दोस्तों पुलिस भी इस पूरे मामले को दर्ज करती है और उसके बाद में इस बाबा के खिलाफ चार्जशीट जो थी वो दाखिल की जाती है और उसके बाद में इस बाबा को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन दोस्तों बाबा उस समय तक इतनी ऊंची पहुंच पर पहुंच चुका था कि बाबा के लिए बहुत सारे वकीलों की फ़ौज खड़ी हो गई और बाबा जो था उसको बेल मिल गई और बाबा के खिलाफ किसी भी तरीके का कोई जुर्म सिद्ध भी ना हो सका। लिहाजा जिस व्यक्ति ने बाबा के खिलाफ कंप्लेंट लिखाई थी उल्टा उसी की ही बेइज्जती हो गई कि तुमने एक सीधे साधे पुरुष के ऊपर इस तरीके के लांछन लगा दिए। अब जो बाबा था वो जब एक मामले में क्लीन चिट पा गया तो बाबा की जो शख्सियत थी ये और ज़्यादा उभरती है, लोग और ज़्यादा बाबा की जय जयकार करते हैं, लोग और ज़्यादा बाबा के फ़ैन हो जाते हैं। अब दोस्तों उसके बाद में समय यूं ही गुजरता रहता है और साल 2019 का वक्त आता है और साल 2019 में अचानक से कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ में वायरल होती है। अब जब वीडियोस ये पुलिस तक पहुंचती हैं तो पुलिस जब इन वीडियोस को देखती है तो उसमें पता चलता है कि इस वीडियो के अंदर कोई और नहीं है बल्कि ये बाबा ही है, जिसमें वो कुछ महिलाओं और कुछ लड़कियों के साथ में दिखाई पड़ रहा है। लेकिन इस चीज़ की पुष्टि कैसे हो कि ये वो बाबा ही है, इसलिए मामला जो था वो हरियाणा में उस समय आप लोगों ने साल 2007 का वर्ल्ड कप का फाइनल देखा होगा। जोगिंदर शर्मा के हाथ में लास्ट बॉल होती है, लास्ट ओवर होता है और मिसबाउल हक सामना कर रहे होते हैं। जोगिंदर शर्मा बॉल डालते हैं, मिसबाउल हक शॉट मारता है और श्रीशांत जो होते हैं वो कैच पकड़ते हैं और इस तरीके से दुनिया का पहला T20 वर्ल्ड कप साल 2007 का वो भारत जीत जाता है और वहीं से काफ़ी ज़्यादा नाम हुआ था जोगिंदर शर्मा का। और दोस्तों इस समय जोगिंदर शर्मा जो थे वो हरियाणा की पुलिस थाने के अंदर एक ऊंची पोस्ट पर थे, इसलिए जोगिंदर शर्मा तक जब ये बात पहुंचती है तो जिस तरीके से वो क्रिकेट की पिच पर अपना 100% हमेशा लोगों को दिया करते थे,
इसीलिए जोगिंदर शर्मा इस मामले में भी अपना 100% देते हैं। ऑलरेडी उन्हें बाबा के ऊपर डाउट तो था, लेकिन जब बाबा की ये वीडियोस वो देखते हैं तो उसके बाद में बाकायदा एक बड़ी जांच का फैसला करते हैं और बाकायदा एसएफएल कराया जाता है उसकी वॉइस का, उसके चेहरे का। जब पुलिस को ये कन्फर्म हो जाता है कि ये बाबा ही है, तो उसके बाद में पुलिस जो थी अब इस मामले में बाबा को अरेस्ट करती है। अब बाबा को अरेस्ट करना था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल था कि बाबा के ख़िलाफ़ सबूत भी चाहिए। उसके बाद में कोर्ट से परमिशन ली जाती है कि बाबा जहाँ पर रहता है वहाँ पर एक बार छापा मारा जाए। कोर्ट से परमिशन मिलती है, वहाँ पर छापा मारा जाता है और जहाँ पर बाबा बैठा करता था, जब वहाँ पर तहखाने में पुलिस पहुँचती है तो पुलिस के पांव तले से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल जो बाबा था उसका जो आश्रम था, उस आश्रम के नीचे एक तहखाना था और उस तहखाने के अंदर न जाने कितनी ही ड्रग्स रखी हुई है, न जाने कितनी ही सीढ़ियाँ रखी हुई हैं। जब उन सीढ़ियों को प्ले किया जाता है तो पता ये चलता है कि बाबा किसी लड़की के साथ में संबंध बना रहा है या फिर किसी महिला के साथ में संबंध बना रहा है। अब आप लोगों को लगेगा ये मामला पानी की तरह साफ़ हो चुका है, बाबा के खिलाफ सबूत मिल चुके हैं, बाबा गिरफ्तार होगा, मामला कोर्ट में पहुंचेगा, कोर्ट में ये सारे प्रूफ दिखा दिए जाएंगे और उसके बाद बाबा सजा पा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था। दरअसल इन सीढ़ियों में दिख रही जितनी महिलाएं, जितनी भी लड़कियां थीं, ये सब के सब उस बाबा के साथ में अपनी मर्जी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थीं। दरअसल कानून में इस बात की कहीं पर भी पुष्टि नहीं हुई है, कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ है कि अगर कोई महिला या फिर कोई लड़की अपनी मर्जी के साथ में किसी के साथ में शारीरिक संबंध बनाती है तो फिर शारीरिक संबंध बनाने वाले को कोई सज़ा मिल सकती है, क्योंकि ये रेप की कैटेगरी में नहीं आता। अब दोस्तों अगर लड़की बालिग है और महिलाएं तो ऑलरेडी बालिग हैं ही, वो अपनी मर्ज़ी से संबंध बना रही हैं, तो बाबा तो एक तरीके से बाइज़्ज़त बरी हो सकता है। और दोस्तों ये जो वीडियोस थी ये बाबा के लिए एक ढाल बनती हैं, क्योंकि बाबा इनको सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश कर सकता है कि जितनी भी महिलाएँ हैं, जो भी हैं, वो सब के सब उससे अपनी मर्ज़ी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही हैं। तो ऐसे में उसके ऊपर किसी भी तरीके का इल्ज़ाम लगा पाना ये सरासर गलत है और शायद बाबा ने इसीलिए इन सीढ़ियों को तैयार कराया था, ताकि कभी अगर कोई मामला फंसे तो बाबा एज ए प्रूफ इन सीडीज को कोर्ट के अंदर पेश कर सके। यानी एक तरीके से पुलिस जिस बाबा के खिलाफ सबूत ढूंढने के लिए उसके आश्रम पर छापा मारा था, एक तरीके से उस बाबा के निर्देश होने का सबूत जो है वो लेकर पुलिस आ चुकी थी। यानी वीडियोस तो थे जिसमें महिलाएं अपनी मर्ज़ी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही थीं, तो ऐसे में ये चीज़ें कोर्ट के अंदर प्रूफ करती हैं कि वो सारी महिलाएं अपनी मर्ज़ी से संबंध बना रही थीं। इसमें बाबा का कोई फॉल्ट नहीं है, कोई दोष नहीं है। अब दोस्तों धीरे धीरे ये मामला सुर्खियों में भी पहुंच रहा है, पुलिस के ऊपर भी एक तरीके से प्रेशर पड़ रहा है, लेकिन पुलिस के पास भी कोई रास्ता था नहीं कि पुलिस इस पूरे मामले में करे क्या। एक तरफ बाबा है, एक तरफ वो सारी महिलाएँ हैं और पुलिस वालों को ये बहुत अच्छे से पता है कि इस आश्रम के अंदर ये सारी चीज़ें होती हैं, महिलाओं का शारीरिक शोषण होता है, उनके साथ में रेप होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जानकर भी ये सारी चीज़ें पुलिस वाले कुछ कर नहीं पा रहे थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है और पुलिस के ऊपर ऐसे ही प्रेशर पड़ता रहता है और पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस आखिरकार इस पूरे मामले के अंदर क्या करे, इस बाबा को कैसे सज़ा दिलाए। क्योंकि दोस्तों पुलिस वालों के पास में बाबा के खिलाफ वो सारे वीडियोज़ मौजूद थे, लेकिन दोस्तों अब ऐसा कोई कानून नहीं है कि जिसमें कोई महिला अगर अपनी मर्ज़ी के साथ में किसी के साथ में शारीरिक संबंध बना रही है तो उन वीडियो को आप सार्वजनिक कहीं पर दिखा सकें, किसी को दिखा सकें। पुलिस वाले इस चीज़ से भी कतरा रहे थे कि वीडियो में कौन महिला है उसका नाम भी किसी के साथ में उजागर नहीं कर सकते। अब ऐसे ही समय गुजरता रहता है, पुलिस परेशान तो है, लेकिन इसी बीच में पुलिस के हाथ में एक बड़ा जैकपॉट लगता है। दरअसल जो पुलिस वाले वीडियोज़ को चेक कर रहे थे, उन वीडियोज़ में एक लड़की ऐसी दिखाई पड़ती है जो देखने से ही ऐसा लग रहा था कि शायद ये लड़की नाबालिग है। अब पुलिस वालों के जहन में एक चीज़ बड़ी तेज़ी के साथ में चलती है कि अगर इस नाबालिग लड़की का पता लगा लिया जाए तो फिर इस बाबा को पॉक्सो एक्ट के तहत सज़ा दिलाई जा सकती है। अब दोस्तों पुलिस वाले जो थे वो उस नाबालिग लड़की के बारे में पता करना शुरू कर देते हैं और आखिरकार पुलिस वालों की मेहनत कामयाब रहती है। पुलिस वालों को आखिरकार उस नाबालिग लड़की का पता मिल जाता है। पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं, उस लड़की से बातचीत की जाती है, तो वो जो लड़की थी ये पुलिस वालों को देखकर रोने लग जाती है। लड़की बताती है कि दरअसल ये जो बाबा है, इस बाबा ने मुझे ऐसा कुछ खिला दिया था जिसके बाद में मुझे कुछ पता ही नहीं चला कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, और उसके बाद में इस बाबा ने मेरे साथ में रेप किया था। अब जैसे ये बात ये लड़की पुलिस को बताती है तो पुलिस की एक तरीके से इस पूरे केस के अंदर जो मेहनत थी उसको पुलिस को देखने से ऐसा लग रहा था कि शायद अब ये बाबा सज़ा पा सकता है। उसके बाद में पुलिस वाले जो थे वो कोर्ट पहुंचते हैं, सारी चीज़ें सारे एविडेंस पुलिस जो थी वो कोर्ट के अंदर सबमिट करती है। लेकिन पुलिस वालों के आगे अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये था कि जिस नाबालिग लड़की के बल पर हम इस बाबा को सज़ा दिलाने जा रहे हैं, क्या ये लड़की कोर्ट के अंदर गवाही दे भी पाएगी या फिर नहीं।
अब ऐसे में पुलिस वाले कोर्ट से फिर से परमिशन मांगते हैं कि एक बार फिर से उस बाबा के आश्रम पर रेड मारने की परमिशन मिले। लेकिन इस बार एसएफएल और डॉग स्क्वाड, ये सारी टीमें, टेक्निकल टीमें और फॉरेंसिक टीम की टीमें जो हैं वो भी साथ जाएंगी। अब उसके बाद में कोर्ट से इजाज़त मिलती है, फिर से रेड मारी जाती है। जो बाबा का बिस्तर था, उस बिस्तर से जो बहुत सारे डीएनए सैंपल्स वहाँ पर मौजूद थे, वो सारे डीएनए सैंपल्स कलेक्ट किए जाते हैं। और उसके बाद में कुछ ऐसा पता चलता है कि जिससे पुलिस की नींद उड़ जाती है। पुलिस को पता चलता है कि दरअसल इसी बिस्तर के ऊपर एक नहीं बल्कि सैकड़ों लड़कियों के साथ में इसी तरीके से उनका शोषण किया गया है, इसी तरीके से उनका रेप किया गया है। और पुलिस को वहाँ पर जानकारी जुटाने में पुलिस को ये पता चला कि ये बाबा जब लड़कियों के साथ में संबंध बनाया करता था, उनके साथ में शोषण किया करता था, तो ये उससे पहले उन लड़कियों को, उन महिलाओं को अफीम खिलाया करता था, जिससे उन महिलाओं की स्वीकृति मिल जाए और ताकि वो वीडियो बना सके सबूत के तौर पर। और दोस्तों उसके बाद में ये सारी चीज़ें कोर्ट के अंदर पेश की जाती है। जनवरी साल 2023 में इस केस के अंदर फैसला पाया जाता है। लेकिन पुलिस के आगे, कोर्ट के आगे सबसे बड़ी मजबूरी यही थी कि आखिरकार जो महिलाएं इसके साथ में अपनी मर्ज़ी से संबंध बना रही हैं, उन मामलों में आखिरकार इसे कैसे सज़ा मिल सकती है। सैकड़ों मामलों में ये जो बाबा था, ये बाइज्जत बरी होता है। और एक लड़की जो नाबालिग थी और 2 अन्य लड़कियों के मामले में इसको 14 साल की सज़ा होती है। बहरहाल दोस्तों, जब ये पूरी खबर निकल के आई थी तो पूरे देश के अंदर, दुनिया के अंदर इस पूरे केस से सनसनी मच गई थी। आप लोग इस पूरी कहानी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा।